हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यादें सखी जी पर। आज हम आपको आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर के एग्ज़ाम से संबंधित 510 क्वेश्चन देने वाले हैं, जो आपके आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 510 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, इससे अलग हटके आपके आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं: राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, भारत सरकार। देख लीजिए, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो हमारे इसके विकल्प दिए हुए हैं: 28 जनवरी 2009 को, 29 सितंबर 2010 को, 12 सितंबर 2015 को, 12 जुलाई 2016 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई 2016 को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं: चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और चौथा UIDAI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UIDAI। अगला प्रश्न है हमारा, UIDAI क्यों बनाया गया था? यहाँ पर आपका विकल्प दिए हुए हैं: डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है, एक और दस्तावेज बनाने के लिए। यहाँ पर चौथा विकल्प है एक तथा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, एक तथा दोनों, क्योंकि यह UIDAI इसलिए बनाया गया था डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूती तकनीकी प्रदान करने के लिए, और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार नामांकन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? इसका विकल्प नंबर 1 है 28 जनवरी 2009 को, 29 सितंबर 2010 को, 12 जुलाई 2016 को, 12 सितंबर 2017 को। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 12 सितंबर 2017 को। आधार नामांकन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर है 12 सितंबर 2017 को। अगला हमारा प्रश्न है, आधार नामांकन आवेदन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं: आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। दूसरा विकल्प है हमारा पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तीसरा है हमारा पहचान
संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, खाता नंबर, संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो ये तो हो ही नहीं सकता ये तीसरा वाला ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्र करने की प्रक्रिया। आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया आपके क्या मतलब है? तो आपका ये मतलब है आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आधार सृजन के लिए जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो हमारे विकल्प दिए हुए हैं प्रमाणीकरण, नामांकन, पहचान, प्रदर्शन। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 नामांकन। एक बार क्वेश्चन को दोबारा दोहरा लेते हैं। आधार सृजन के लिए जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर है नामांकन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, रजिस्ट्रार। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 रजिस्ट्रार। ब्लैंक नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो इसका सही आंसर है रजिस्ट्रार। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यक्ति को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके विकल्प दिए हुए हैं परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, पर्यवेक्षक ऑपरेटर, रजिस्ट्रार। इसका सही आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सत्यापनकर्ता, प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ब्लैंक द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं ऑपरेटर, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो हमारा इसमें तीसरा विकल्प सही है रजिस्ट्रार, क्योंकि सत्यापनकर्ता, प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां प्रमाणन ऑपरेटर पर्यवेक्षक के द्वारा नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं नामांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, अस्पताल, स्कूल। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नामांकन केंद्र, क्योंकि नामांकन केंद्र वह स्थान है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं नामांकन ऑपरेटर, नामांकन पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता, एक तथा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 नामांकन पर्यवेक्षक, क्योंकि नामांकन पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मचारी हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? इसका विकल्प दिए हुए हैं UIDAI, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, नामांकन एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 नामांकन एजेंसी। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी, रजिस्ट्रार। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैंक एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं, ऑपरेटर, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी। तो इसमें विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, परिचयकर्ता, क्योंकि परिचयकर्ता एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो हमारा इसमें विकल्प दिए हुए हैं, जिस एक ही क्वेश्चन उन्होंने डबल दे दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं हमें कौन सी परेशानी है। यहाँ पर पहला है, ऑपरेटर, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी और एजेंसी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, परिचयकर्ता, क्योंकि परिचयकर्ता एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है और जो ऐसे व्यक्ति को पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं, ऑपरेटर, और दूसरा विकल्प है, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। और तीसरा विकल्प है हमारा, अनिवासी भारतीय, और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, नामांकन पहचान संख्या ID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक ब्लैंक अंक संख्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 12, 15, 28। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, 28, क्योंकि नामांकन पहचान संख्या ID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक 28 अंक की संख्या है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन आवेदन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में ब्लैंक दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 32, 61, 123 और 182। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 182। ये विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन आवेदन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में रह रहा हो।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतें समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 1947, 2009, 140, 108। तो हमारा ये तो हो ही नहीं सकता 108, हमारा ये विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आधार निवासी अपनी समस्या संबंधी समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। तो 1947 इस पर संपर्क कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधार विशिष्ट है क्योंकि ब्लैंक। क्योंकि देख लीजिए, इसमें विकल्प दिए हुए हैं। 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। दूसरा है, एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। तीसरा, एक व्यक्ति 2 आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 निवासियों को पास एक जैसी आधार संख्या नहीं हो सकती। आपने कभी देखा होगा, एक जैसी आधार संख्या किसी की भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंज उसमें ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बम डिटेक्टर, आईआरएस स्कैनर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बम डिटेक्टर। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। आधार निवासियों का वित्तीय एक जानकारी एकत्र करता है। आधार नागरिक को सबूत के रूप में इस्तेमाल करता है। चौथा है हमारा, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान को सक्षम बनाता है। तो हमारा इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान को सक्षम बनाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निवासी को विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, निवासी का पता, उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, 2 तथा 3 नहीं 2 और 3 दोनों। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। दूसरा हमारा ये है, उंगलियों के निशान और आँख की पुतली। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका मतलब विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, विकल्प दिए हुए हैं। यह सिर्फ एक और कार्ड है। दूसरा विकल्प है हमारा, आधार संख्या सृजन हेतु जनसंख्याकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। तीसरा है हमारा, आधार अन्य सभी आईडी को स्थापित करेगा। चौथा है, जाति, धर्म, भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, आधार संख्या सृजन हेतु जनसंख्याकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं आपके। विकल्प नंबर पहला है आधार पत्र, दूसरा है CIDR, तीसरा है UID, चौथा है आधार संख्या। तो इसका विकल्प नंबर 1 पहला सही हो जाएगा, आधार पत्र। क्योंकि आधार पत्र संख्या
निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सत्य है या झूठ है? आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है सत्य और दूसरा है झूठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूठ, क्योंकि आधार को नागरिकता साबित करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आधार भारत के उन निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन आवेदन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहा हो। 180 दिन के लिए भारत में रह रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके विकल्प दिए हुए हैं सच या झूठ। आपको यहाँ पर सच या झूठ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला सच। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन आवेदन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहा हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच का साथ सशक्त बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए, विकल्प दिए हुए हैं सच झूठ। आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सच। अब अगला प्रश्न है हमारा, आधार 15 अंकों की संख्या है, ये आपको बताना है झूठ है या सच है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आधार 15 अंकों की संख्या नहीं होती है, आधार 12 अंकों की संख्या होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। ये हमारा आंसर गलत है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यह संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? तो हमारे इसमें विकल्प दिए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, यहाँ पर भारत का कोई नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? यहाँ पर विकल्प आपके दिए हुए हैं, क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। दूसरा हमारा विकल्प है, अपनी वेबसाइट पर आधार नामांकन और आवेदन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें। तीसरा विकल्प है हमारा, आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। चौथा है हमारा, परिसर के कब्जों में लेन देन के मामले में यह आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमति दे। इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला तीसरा ऑप्शन हमारा, आधार नामांकन के अपडेट अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट के लिए ब्लैंक में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है, आधार अधिनियम 2016 के आधार विनियम। दूसरा है GFR नियम। तीसरा है 1 और 2 दोनों। चौथा है हमारा, इनमें से कोई भी नहीं।
तो हमारा यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम, यहाँ पर क्योंकि आधार नामांकन अपडेट के लिए आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम में वरिष्ठ रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EF के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसमें हमारे विकल्प दिए हुए हैं, केंद्रीय मंत्रालय, रजिस्ट्रार और UIDAI। तीसरा है हमारा 1 और 2 दोनों, चौथा है हमारा UIDAI। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2, रजिस्ट्रार और UIDAI। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, आधार अधिनियम 2016 का आधार विनियम का पालन, इनरोलिंग एजेंसियों को किराए पर लें, संकलन करें और इसके कागजात को मॉनिटर करें। तीसरा विकल्प है हमारा, सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त किए कोई भी नामांकन एजेंसी पर और एक व्यक्ति प्रमाणित है। और चौथा विकल्प है हमारा ऊपर के सभी। तो हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ये हमारे सभी विकल्प ज़रूरी हैं, सभी उनकी जिम्मेदारी बनती है रजिस्ट्रार की। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है? तो इसमें हमारे विकल्प दिए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RF में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेख शर्त को पूरा करने वाला। और दूसरा विकल्प है हमारा, कोई भी व्यक्ति जो एक व्यापार चलाने में सक्षम हो। तीसरा विकल्प है हमारा, कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक। चौथा विकल्प है हमारा, कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नामांकन अद्यतन डिवाइस है। तो इसका हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RF में नामांकन एजेंसियों के लिए उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाला इसकी नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है।